सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है आइडेंटिटीज़, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़ देखेंगे। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने आइडेंटिटीज़ के बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो उसको पहले देख लो, फिर इसको देखो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखो हम लोग टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ये देखो इकोनॉमिक्स, देखो आइडेंटिटीज़ बहुत सारे अलग अलग है, बहुत सारे प्रकार के आइडेंटिटीज़ होती है। बट इकोनॉमिक्स में कौन से प्रकार के कुछ एग्जाम्पल, जैसा अगर हम लोग पेपर में अगर लिखना रहेगा तो यहाँ पर आपके बुक में जो है 5 टाइप्स बताए गए हैं इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़ के, कि कैसे कैसे 5 प्रकार के आइडेंटिटीज़ होती है। यहाँ पर देखो सबसे पहला है नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज़, यानी कि जो अपना जीडीपी निकालने के लिए होता है। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी है, जैसे जीडीपी निकालने के लिए, सेविंग्स निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, तो वो सारे जो है आइडेंटिटीज़ होती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज़। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज वाला जो आइडेंटिटी अपना है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में भी आपको पता होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या है, तो वो वाले आइडेंटिटीज़। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ फॉर्म्स बैलेंस शीट वाली आइडेंटिटी, और उसके बाद लास्ट में है बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये सारे जो आइडेंटिटीज़ के जो कुछ टाइप्स बताए गए हैं, कुछ प्रकार एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर पहला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है उसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ होती है, दिस आइडेंटिटी आर इक्वेशन जो कि ट्रू होते हैं, बेसिकली ट्रू बाय डेफिनेशन होते हैं। कि मतलब क्या, कि यहाँ पर आप जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं इक्वेशंस के, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल आ जाते हैं। मतलब क्या, कि राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है, वहाँ पर कोई भी नंबर डालो, आपको दोनों साइड में हमेशा इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो ट्रू बाय डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, ट्रू होते हैं, उनका नेचर होता है, यही बोला गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बताया गया अपना जीडीपी के बारे में। ठीक है, आपको पता है जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो टोटल इकोनॉमी के अंदर जो है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उनकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लो आपके देश के अंदर जो है 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए और उनकी जो मनी वैल्यू है 100 रुपये है, तो आपका बोला जाएगा आपकी जीडीपी जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये की आपकी जीडीपी है। ठीक है, तो ये जो जीडीपी है, मतलब आपके इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो रहते हैं वो बनते हैं, आउटपुट जो भी रहता है मतलब प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी के अंदर, और उसका जो भी इनकम होती है, उससे कह सकते हो उसका जो भी प्राइस होती है, उसकी जो भी टोटल मनी वैल्यू होती है, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब जीडीपी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। नेशनल इनकम निकालने के एक्सपेंडिचर मेथड होता है, उसके बाद इनकम मेथड भी होता है, और उसके बाद अपना ये आउटपुट आउटपुट मतलब प्रोडक्शन मेथड भी होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग मेथड है, वो बाद में कभी पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है कि देखो पहली बात, जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है जीडीपी का फॉर्मूला। यहाँ पर वाई जो है ये अपना जीडीपी है। ठीक है, वाई को, जीडीपी को वाई से डिनोट किया गया है, क्योंकि नॉर्मली हम इनकम जो रहता है उसको वाई से देते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर अपना जीडीपी है वो वाई है। उसके बाद अगर आगे की चीज़ देखोगे तो ये जो सी है वो अपना कंजप्शन है। ठीक है, जो भी खर्चा हम लोग करते हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जितना भी रहता है वो। फिर आय के, आय जो है वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो। फिर जी जो है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एन जो है वो है अपना नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, मतलब नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि देखो अब हमारा इंडिया जैसे, तो मान लो इंडिया जो है बाहर देश में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है, यानी कोई चीज़ बेचता है, तो उससे हमको इनकम आती है। ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट करता है, और हम भी बाहर से कुछ इम्पोर्ट करवाते हैं, सामान मंगवाते हैं। तो ऐसे टाइम पर दोनों को जो माइनस करने के बाद जो बच जाता है, अगर मान लो हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट बच जाता है, कुछ मतलब प्रॉफिट हमने कमाया है हमने बाहर बेचकर, और देन हमने अगर उसमें से इंपोर्ट माइनस किया और फिर भी कुछ अमाउंट बच जा रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है, तो उसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट जो रहेगा उसको हम यहाँ पर उसको भी प्लस कर देंगे। अगर मान लो ये नेट इंपोर्ट हो जाता है, यानी हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है बाहर और हमको कम हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि नेट इंपोर्ट बन जाएगा, तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसा हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर पैसा आ रहा है तो उसको गिन लेंगे इसके अंदर है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसलिए टोटल इतने ही वेरिएबल्स होते हैं। अब ये जो इक्वेशन होता है ये एक आइडेंटिटी है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप किसी भी वैल्यू में चेंज लाते हो, यानी अगर मान लो आपका कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो पहले कंजप्शन थी 10 रुपये, अब की कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है 12 रुपये, तो इस वजह से आपका ये जो जीडीपी है वो भी 2 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर बार जो है आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो हमेशा राइट हैंड साइड से इक्वली रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रू बाय डेफिनेशन मतलब ट्रू हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी यहाँ पर बोला गया, दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी बिकॉज एवरी रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर दैट शो अप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
ऑल्सो शो अप इन द वन ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब क्या कि अगर हमारा जीडीपी जो है वो थोड़ा भी बढ़ता है, यानी थोड़ा भी इंक्रीज होता है, 1-2 रुपये से भी इंक्रीज होगा, तो वो जो 1-2 रुपये का जो इंक्रीमेंट है वो आपको राइट हैंड साइड में जो भी अपने वेरिएबल्स है, जो भी एक्सपेंडिचर्स है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो है दोनों साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। तो दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज होल्ड बिकॉज ऑफ द वे इन विच ईच ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एंड मेजर्ड। ठीक है, तो ये एक दूसरे से ऐसे वेरिएबल कनेक्टेड है कि अगर एक बढ़ता है तो उससे जो है दूसरे साइड में भी अफेक्ट दिखता है हमको। ठीक है, और हमेशा जो है वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, मतलब इक्वल आ जाती है, दोनों साइड जो है एक ही इक्वल आंसर आता है। ओके, तो ये जीडीपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और बोला गया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, कि आप जो है सेविंग्स जो है या फिर आपके देश की जो इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो भी निकाल सकते हैं हम इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मदद से। जैसे लिखा है टू सी व्हाट नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटी कैन टेल अस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग आइडेंटिटीज हमको बता सकती है। मतलब क्या कि अगर देखो जैसे कि हमारा ये नॉर्मल जो इक्वेशन था अभी जीडीपी का, तो जीडीपी के इक्वेशन में अगर देखो आपका जो जीडीपी है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि ये जो कंजप्शन है यानी आपकी जीडीपी में से ये जो कंजप्शन है इसको माइनस कर दे, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी माइनस कर दे और नेट एक्सपोर्ट को भी माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। ठीक है, जो भी अमाउंट बच जाएगा वो आपका इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर भी किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो कि टू सी व्हाट द नेशनल इनकम अकाउंट टेल अस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हमारा जो कंजप्शन है उसको माइनस करेंगे और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसको भी माइनस कर देंगे जीडीपी में से, तो आपको मिल जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई जो है इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर बोला गया जो लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी अपना ये जो साइड है इक्वेशन में, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि अपना जीडीपी में से कंजप्शन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस किया गया। क्यों, देखो यहाँ पर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दिखता होगा, तो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट इसलिए माइनस नहीं हटाया दिया गया है कि यहाँ पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि मान लो जैसे अगर मान लो हमारा देश जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर हम बाहर देश से कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब ये इन्वेस्टमेंट का बारे में बताया गया है। अगर मान लो हम लोग ओपन इकोनॉमी का सिचुएशन लेंगे तो वहाँ पर हम इम्पोर्ट को जो अपना एक्सपोर्ट जो है उसको भी माइनस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो वो भी माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट बच जाएगा जीडीपी में से उसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। तो टोटल इज द टोटल इनकम इन द इकोनॉमी दैट रिमेन आफ्टर पेइंग फॉर द कंजप्शन एंड गवर्नमेंट परचेसेस। दिस अमाउंट इज कॉल्ड नेशनल सेविंग और जस्ट सेविंग एंड इज डिनोटेड एज एस। ठीक है, तो इसी को हम लोग नेशनल सेविंग भी बोलते हैं और ये जो नेशनल सेविंग है इसी को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा बचता है तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये मतलब पैसा बचा हुआ है तो वो खर्चा ही मतलब कहीं पे इन्वेस्ट ही करेगा। तो ये सेविंग जो होता है इसको भी इन्वेस्टमेंट भी बोल दिया। तो वी कैन राइट द लास्ट इक्वेशन इज एज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अपना इन्वेस्टमेंट ये है, इसको हटाएंगे सब जीडीपी में से सबको माइनस करेंगे। तो दिस इक्वेशन स्टेट दैट कि जो अपना सेविंग जो है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, कि मतलब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से इक्वल होता है। अब क्यों होता है, नॉर्मली देखो अगर देखो आपके पास पैसा होता है तो आप लोग क्या करते हो, आइदर आप लोग कंज्यूम करते हैं और जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को जो रहता है वो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए रहता है, कुछ रखना है मतलब फ्यूचर के लिए कुछ तो चाहिए रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पैसा उनके पास सेविंग में रहता है उसको इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी अपना सेविंग बचता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपको सीधा सीधा दिखेगा भाई सेविंग भी तो वही है, तो वो भी बढ़ेगा, दोनों एक ही है, इक्वल है हमेशा। तो अब देखो ये जो हमारा जो नेशनल जो सेविंग है यानी अपना जो नेशनल इन्वेस्टमेंट जो है, अब वो ओपन इकोनॉमी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसा अभी देखा हमने उसको, वो तो क्लोज इकोनॉमी का था, वहाँ पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं था, तो खाली हमने कंजप्शन हटा दिया जीडीपी में से तो अपना सेविंग निकल गया। ओके, कंजप्शन हटा देंगे तो। बट अब अगर हम लोग बात करें ओपन इकोनॉमी की, तो वहाँ पर क्या होगा, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर हम जो है फॉरेन ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम अपना जो नेशनल सेविंग है वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, नॉर्मली देखो बस इतना रहता है कि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बांट देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, देखो वहाँ पर सेविंग को एक इकट्ठा सेविंग गिन रहे थे, यहाँ पर सेविंग को थोड़ा तोड़ तोड़ के गिना जाता है। सबसे पहले जो इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड होता है, जैसे आप हमारे जैसे जो लोग हैं वो जो सेविंग करते हैं उसको पहले ऐड करते हैं हम लोग, यानी कि जो नेशनल जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा उसको पहले ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है
यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट के बाद इज इक्वल टू का साइन है जो कि नहीं लिखा गया है, टाइप करते टाइम में मिस्टेक हो गया। ओके, तो देखो नेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड होती है उनकी सेविंग को हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो नेट एक्सपोर्ट होता है, जो मतलब बेसिकली जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो जो नेट एक्सपोर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है जो भी उसके अंदर आता है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। जो भी इसमें प्राइवेट सेविंग है उसको ऐड कर दिए। बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बिजनेसेस होती है उनकी जो सेविंग्स होती है, ठीक है, तो जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनकी जो सेविंग होती है उसको भी ऐड करेंगे। मतलब क्या, पहले इंडिविजुअल हाउस होल्ड की सेविंग को ऐड करो, फिर बिजनेस जो होते हैं उनके सेविंग को ऐड कर दो, एंड देन जो गवर्नमेंट होती है उनकी जो सेविंग्स होती है उनको भी अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल सेविंग आ जाएगी, जिसको हम लोग नेशनल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो तीनों की सेविंग को ऐड करेंगे तो अपना टोटल सेविंग आ जाएगा। ओके, एंड देन अपना यही नेशनल इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है नेशनल अकाउंटिंग का, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। ओके, तो ये अपना ये फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद देखो अब जो दूसरा हमारा आइडेंटिटी है वो है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ये बताता है कि कैसे अपना जो मनी सप्लाई है और जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अपने नेशनल इनकम जो है उसको पता करते हैं, डिटरमाइन करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये इन्फ्लेशन भी बताता है हमको कि किस तरीके से जो प्राइस लेवल होता है वो इंक्रीज होता है मनी के सप्लाई से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको पता चलती है। तो ये जो मतलब ये जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का, वो ये रहता है एम वी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, एम का मतलब होता है यहाँ पर मनी सप्लाई, कि जो मार्केट में जो हम लोग मनी सप्लाई कर रहे हैं वो। उसके बाद अपना पी जो होता है, मतलब वी जो होता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक मनी जो है, मान लो जैसे एक 10 रुपये का नोट है तो वो कितने बार चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कितने बार वो ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लो आपने एक आदमी को दिया, फिर उसने 2 आदमी को दिया, फिर उसने तीसरे को दिया, चौथे को दिया, ऐसे करते करते मान लो इसको 100 बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 100। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब कितने बार जो है एवरेज कितने टाइम जो है वो टिपिकली चेंज किया जा रहा है हैंड टू हैंड। ओके, उसके बाद दूसरा होता है पी, यानी कि प्राइस लेवल जो होता है अपना एवरेज जो प्राइस लेवल होता है। उसके बाद क्यू का मतलब होता है जो भी अपना नेशनल इनकम होता है, जो रियल नेशनल इनकम होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो जो भी हमारा जो आउटपुट होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो मनी वैल्यू होती है वो आपको पता चल जाती है इस फॉर्मूले से। किस तरीके से, तो देखो ये आपका आउटपुट होता है यानी प्रोडक्शन हो गया। जैसे आप मान लो आपने 10 यूनिट बनाया, उसको इंटू करोगे प्राइस लेवल से, ये यानी कि अपना ये जो पी है उससे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके देश की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है। ठीक है, बट ये रियल नेशनल इनकम को बताता है, ये नॉमिनल वाले को नहीं बताता। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, तो पी क्यू नॉर्मली आप कह सकते हो कि पी क्यू का मतलब यही है कि अपना जो नेशनल इनकम है उसकी मनी वैल्यू, ये टोटल मतलब कितना है, अपने रियल नेशनल इनकम कितना है। ओके, तो यहाँ पर यही है फॉर्मूले में। अब देखो इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको बताता है कि किसी मतलब हमारे जो देश है उसके अंदर मनी सप्लाई किसी चीज़ का कितना है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस इक्वेशन से समझ आती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, मान लो किसी देश की जो नेशनल इनकम है वो 10 बिलियन है। ठीक है, 10 बिलियन है, यानी अपना पी क्यू जो है वो पी क्यू को अगर आप करोगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, यानी अपना राइट हैंड साइड 10 बिलियन है। ठीक है, बिलियन यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि कह सकते हो 1000 करोड़। ओके, 10 बिलियन है। अब यहाँ पर देखो आपकी जो मनी सप्लाई है, ठीक है, यानी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सिर्फ 2 ही बिलियन है। यानी मार्केट अपना जो आरबीआई है उसने तो सिर्फ 2 ही बिलियन नोट छापे हैं मार्केट के अंदर, और उसको मार्केट के अंदर जो चलाने के लिए सिर्फ 2 बिलियन ही डाले हैं। ठीक है, कि सब मतलब अभी कह सकते हो कि अभी जो ट्रांजेक्शन में चल रही है मनी वो सिर्फ 2 ही बिलियन है। ठीक है, बट आपकी जो नेशनल इनकम है वो कितनी आई है, 10 बिलियन आई। अब वो कैसे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखो अब अब आपकी जो वेलोसिटी है, यानी कि देखो एम तो आपको पता चल गया कि 2 बिलियन है, मनी सप्लाई 2 है, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि आपकी जो नेशनल इनकम जो है वो 10 बिलियन है। तो देखो अगर आप 2 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है 10 आता है। यानी क्या कि अगर आपका एवरेज एक नोट जो है वो 5 बार चेंज होता है। ठीक है, 5 बार चेंज होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर 5 रहेगी तो ऐसे टाइम पर जो है जो टोटल ट्रांजेक्शन होगा पूरे देश के अंदर, जो टोटल लेन देन होगी वो 10 बिलियन की होगी, यानी कि आपका नेशनल इनकम 10 बिलियन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही सिंपल फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लो आपकी जो मनी सप्लाई है वो अगर हम लोग बढ़ा दें तो देखोगे आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा अगर मनी मार्केट में हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकोगे कि प्राइस बढ़ जाएगा। ओके,
वैसे ही अगर वेलोसिटी भी बढ़ जाती है तो तब भी वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो गवर्नमेंट रहती है वो मॉनिटरी पॉलिसीज़ लाती है, यानी कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि मनी सप्लाई कम हो और अपना जो ये जो प्राइस लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो प्राइस लेवल को भी इसी की मदद से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना मनी सप्लाई एक्सचेंज ऑफ इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी बताई गई है इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटी है। मतलब क्या कि जैसे अगर नॉर्मली हम एक बैलेंस शीट ले किसी भी कंपनी की, तो वहाँ पर होता क्या, बैलेंस शीट सॉरी नहीं, यहाँ पर बैलेंस शीट वाला नहीं, मतलब किसी भी अगर हम लोग कंपनी के देखें नेट इनकम की, अगर वो जानना चाहता है कि मेरा नेट इनकम कितना हुआ, मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर मान लो मैंने 100 रुपये लगाए, ठीक है, मैंने 100 रुपया लगाया और मैंने कितना कमाया, मान लो मैंने कमा लिया 120 रुपये, ठीक है। मतलब मैंने 100 रुपये लगाया और मैंने कमा लिया 120 रुपये, तो उसको हटा दूंगा तो अब 20 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, मतलब मैंने 20 रुपये टोटल कमाया है, ठीक है। तो आपका नेट इनकम जो है वो पता चल जाता है इस आइडेंटिटीज़ की मदद से। तो जो इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म जो रहता है वो भी एक आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्म बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट होता है फर्म्स के, वो भी एक मतलब आइडेंटिटी ही है, क्योंकि देखो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन, तो मैं आपको उससे समझा देता हूँ कि देखो एक फर्म की बैलेंस शीट किस तरीके से होती है। जैसे नॉर्मली अगर आप बैलेंस शीट देखोगे इस तरह से रहती है ना, यहाँ पर असेट्स होती है एंड देन यहाँ पर लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि जो लास्ट में हमारा जो वैल्यू आता है दोनों साइड इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम नंबर होता है, यहाँ पर भी सेम नंबर होता है, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो टोटल लाइबिलिटी होती है, मतलब जो भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं और साथ में आपका जो कैपिटल होता है, यानी कि आपका जो नेट वर्थ होती है कंपनी की, जो भी कैपिटल आपने लगाया है वो सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपका असेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल लाइबिलिटी और नेट वर्थ जो है, यानी आपका कैपिटल जो होता है उसको प्लस कर दोगे तो आपका असेट इक्वल हो जाएगा, मतलब ये असेट की ही वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो असेट की ही सेम वैल्यू होती है, ओके। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो ये जो इक्वेशन है ये भी एक आइडेंटिटी है कि अगर हम देखेंगे कि अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो असेट भी दिखेगा हमको बढ़ते हुए, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर आप चाहते हो कि अपना नेट वर्थ निकालना है, यानी क्या कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो कैपिटल है वो निकालना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो टोटल आपका जो असेट्स होते हैं, जो भी टोटल असेट रहता है उसको आप लोग निकालोगे एंड देन उस असेट में से जो है जो भी आपकी लाइबिलिटी रहती है, यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी रहती है उसको माइनस कर दोगे तो आपका जो भी कैपिटल रहता है वो मिल जाता है, नेट वर्थ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जो रहता है वो भी एक मतलब फर्म की जो बैलेंस शीट होती है ये भी एक आइडेंटिटी, ये भी एक इक्वेशन है जहाँ पर दोनों साइड हमेशा इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने जो भी कैलकुलेशन की है वहाँ पर कुछ गलत है, तभी आपका जो मतलब सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो मतलब ये भी एक आइडेंटिटीज बोल दिया है, ओके। ये भी एक टाइप है आइडेंटिटी का, जो फर्म की जो बैलेंस शीट होती है। उसके बाद देखो अब पांचवा जो हमारा आइडेंटिटी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनका जो हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और उसके पास जो हमारे पास जो बैलेंस बच जाता है उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि हमने किसी देश को एक्सपोर्ट किया यानी सामान बेचा, ठीक है, एक्सपोर्ट किया एंड देन हमने दूसरे देश से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट भी कर लिया। अब ये दोनों बीच का जो डिफरेंस जो होता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर लिया मान लो 100 रुपये का एंड इंपोर्ट किया 80 रुपये का, तो जो 20 रुपये बच गया वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यही कंसेप्ट होता है। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स बनते हैं नॉर्मली, एक बनता है हमारा करेंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या है, तो ये देखो जितने भी हमारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब 1 साल से अंदर के होते हैं, जैसे आप मान लो चाइना से आप गुड्स मंगवा रहे हो या इम्पोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, आप इंडिया से जो है बाहर देश में सामान बेच रहे हो, बांग्लादेश में सामान बेच रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में सामान बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पर जो है ये मतलब 1 साल के अंदर के होते हैं, ठीक है। ये आप आज बेचोगे कल पैसे आ जाएंगे 1-2 महीने में, तो ये 1 साल से कम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको हम करेंट अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो करेंट अकाउंट जो रहता है वहाँ पर हम लिख देते हैं कि हाँ हमारा जो है मतलब इतना जो है प्रॉफिट, मतलब इतना जो है हमने हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हम लिख देते हैं कि इतना हमारे पास इनकम आ रही है। और फिर अगर मान लो हमने इंपोर्ट करके हमने पैसे भरे हैं तो वहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हमारा जो अकाउंट है वहाँ पर लॉस हमको दिखता है, ठीक है, मतलब लॉस दिखता है, हमको दिखता है कि नहीं हमारा जो अकाउंट है वहाँ पर हमने इंपोर्ट तो मान लो 180 का किया था, लेकिन हमने एक्सपोर्ट सिर्फ 100 रुपये का किया, ठीक है, 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट 180 रुपये का किया। मतलब क्या कि हमारा 80 रुपये का घाटा चल रहा है, मतलब 80 रुपये का डेफिसिट चल रहा है, ठीक है, हम लोग माइनस में चल रहे हैं 80 रुपये का, ठीक है।
ये अभी एग्जाम्पल के समझो, 80 रुपया माइनस में चल रहे हैं। अब देखो नॉर्मल सेल्स में देखो, अगर आपको मान लो कि आपको घाटा होता है, आपके पास मान लो आपने 100 रुपये का सामान बेचा एंड देन आपको मतलब 100 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, बट आपके जो खर्चा था वो 180 रुपया था, तब बाकी के पैसे आप कैसे दोगे? ठीक है, नॉर्मली अगर आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप वहाँ से दोगे। ठीक है, वहाँ से वो पैसा जो है वो मतलब पूरा भरोगे। या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी से लोन लेकर पैसे भरते हैं, जो भी हमारा लोन रहेगा वहाँ से लेकर ये बचे हुए पैसे को भरेंगे। या फिर हम लोग अपने असेट बेच सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो आप लोग अपना गाड़ी बेच सकते हो, अपना प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली अपने असेट बेच सकते हैं या लोन ले सकते हैं, या फिर अपने पास रिजर्व पड़े हैं तो उसको खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो है ये सारी चीज़ें कर कर जो है इस डेफिसिट को हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल आइडेंटिटी यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, वो ज़ीरो क्यों रहेगा? हमेशा ज़ीरो इसलिए रहता है, यहाँ पर इसलिए बैलेंस बोला जाता है कि मतलब पेमेंट और जो हमारा जो रिसीव का है वो हमेशा ज़ीरो इसलिए रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट जो है, अगर मान लो करंट अकाउंट में 80 रुपये का लॉस चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जिसमें हम मतलब ऐसे अकाउंट लिखेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे देश ने किसी से लोन ले लिया, ठीक है, तो लोन ले लेंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लो हमने असेट बेच दी है तो वो लिखेंगे इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में जो रहता है वो सारे लिखे जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी से लोन ले लिया तो वो लिखा जाएगा। किसी आपने असेट बेच दिया कंपनी का, मान लो एक किसी इंडियन कंपनी के जो है हमारे देश ने असेट बेच मतलब जो शेयर्स है वो बेच दिए, तो वो भी मतलब कहा जाएगा कि वो भी कैपिटल अकाउंट में गिना जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहता। ओके, तो कैपिटल अकाउंट इसी को बोलते हैं। अब देखो, अब होता क्या, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि 80 रुपये का घाटा चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब जैसे मान लो 80 रुपये का जो है हमारे जो असेट है वो बेच देगी। ठीक है, 80 रुपये का असेट जो है वो बेच देगी, तो बेचेगी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो ये जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, वो यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिख देंगे कि हाँ भाई, अब करेंट अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है उसको अगर हम लोग प्लस कर दें, तो ऐसे टाइम पर आप देखोगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग हमेशा जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अगर यहाँ पर डेफिसिट आता है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में जो है उतने का असेट बेच देते हैं, या फिर लोन ले लेते हैं, या फिर रिजर्व लगाकर कैसे भी जो है इस डेफिसिट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, और ज़ीरो लाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसका अगर उल्टा होगा तब क्या करेंगे? अब जैसा अगर आपके दिमाग में आता होगा, अगर मान लो यहाँ पर हमारा डेफिसिट नहीं आता, अगर मान लो जैसे कि हमारे करंट अकाउंट यानी कि हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो 180 रुपये का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 रुपये का इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अब क्या हो रहा है, हमारा 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो देखो, अगर मान लो आपके नॉर्मल सेंस में ही देखो, अगर आपको 80 रुपये का फ़ायदा होता है तो आप लोग क्या करते हो? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो आप क्या करोगे? उसको इन्वेस्ट कर दोगे, या फिर किसी और को लोन दे दोगे ताकि आपको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, आपको पैसे मिले। तो गवर्नमेंट भी यही करती है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है करंट अकाउंट से, तो फिर उतना ही एक्स्ट्रा पैसा जो है वो क्या करते हैं, अपना पैसा मतलब डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी हमारे पास से उतना ही पैसा जो है वो हम लोग निकाल देते हैं अपने पास से, माइनस कर देते हैं, एंड देन जो रहता है अपना कह सकते हो मतलब पैसा जो है उतना हम लोग माइनस कर देते हैं। मान लो कोई असेट हम लोग खरीद लेते हैं, या फिर कोई लोग किसी को लोन दे देते हैं ताकि हमको बाद में फ्यूचर में रिटर्न्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो अकाउंट रहता है, अगर आप दोनों को प्लस करोगे, यानी कि अपना करंट अकाउंट में 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और कैपिटल अकाउंट में 80 रुपये का माइनस हो रहा है, दोनों को प्लस करोगे यानी कि दोनों को मिला दोगे, तो आपको देखने को मिलेगा आंसर फिर से ज़ीरो आ जा रहा है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो यही मतलब आइडेंटिटी है इसका, कि मतलब ये इन थ्योरी द बैलेंस ऑफ पेमेंट कुल बैलेंस विथ असेट, जो अपना असेट रहता है इक्विवेलेंट टू लायबिलिटीज। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हमेशा इक्वल ही रहेगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस सेट ऑफ पेमेंट हैज़ टू फंडामेंटल पार्ट। इसमें दो चीज़ें होती है, एक आता है करेंट अकाउंट जिसके अंदर जो है हमारे जो भी स्पेंडिंग और जो रिसिप्ट होती है, जो भी हमारी इनकम अर्निंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज, और जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड होती है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने मान लो किसी को डोनेशन दे दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफ़र। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र भी जो रहता है वो अपने करेंट अकाउंट में गिना जाता है। ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट और जो अपना कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आते हैं जो भी परचेज सेल होते हैं, फाइनेंशियल असेट और जो लाइबिलिटीज़ की होती है। मतलब क्या, फाइनेंशियल असेट मतलब कि जो हमने असेट खरीद लिए, मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिया हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, या फिर लाइबिलिटी का हो गया कि किसी गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, या फिर IMF से लोन ले लिया, या फिर किसी फॉरेन कंट्री जो है
उसके बैंक से लोन ले लिया, तो ऐसे टाइम पर वो सारी चीज़ें जो रहती है वो फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज़ में आती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है उनके अगर परचेस एंड सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में गिना जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये कब होगा, जब हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें अगर डेफिसिट आता है यानी माइनस में जाता है, तो हम लोग कब अपने जो कैपिटल अकाउंट है उसके असेट्स को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो हमको पैसा मिलता है एंड देन ये प्लस होकर वापस से ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सरप्लस है तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परचेज़ कर लेते हैं, यानी हमारे पास से पैसे चले जाते हैं एंड देन तब भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट द टू मस्ट ऑलवेज सम जीरो, कि जब भी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यही अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी है। मे बी आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है। अपना फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।